आज भी श्रीनगर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। जुमे के पेश नजर शहर खास के कुछ मकामात पर हल्की नौयत बंदिशें हैं। हसास मकामात पर अमन अमान की बरकरारी के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। वहीं टेली कम्युनिकेशन मुस्तकिल ठप पड़ी है, जिसकी वजह से आवाम को दिक्कतों का सामना है। और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने हालात का जायजा लिया। वादी कश्मीर में आज हड़ताल, बंदिशों और पाबंदियों को पूरे 2 महीने मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम आज भी बात करें तो सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। आज भी जो बेशतर जो कारोबारी इदारे हैं यहाँ पे वो बंद रहते हैं दिन की औकात में। ताहम यहाँ लाल चौक में हमने देखा है कि यहाँ सुबह के टाइम दुकानें खुल जाती हैं 9 बजे तक और लोग अपनी खरीदो फरोख्त में मशगूल हो जाते हैं। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज मरकज़ी जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द हल्की नौयत की पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए जो कि नमाज जुमा के बाद वहाँ पैदा हो सकती है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है हालात मज़ीद बेहतर होंगे और जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है और उन पर भी जो कदगनें हैं वो हट जाएंगी। फिरोज़ वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रवाइए मौजूदा सूरत हाल यानी इस वक्त 1 बज रहा है, अब की सूरत हाल क्या है परवेज भट्ट से जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं परवेज भट्ट। आपने काफी देर पहले हालात का तजिया किया था, किस तरह के हालात हैं? इस वक्त 1 बज चुका है, नमाज का वक्त है, किस तरह की सूरत हाल? आज जुमा है, काफी जुमे निकल चुके हैं 370 लाख खत्म करने के बाद से। जी जलानी, अगर हम अभी की बात करें तो अभी काफ़ी सारे मसाजिद जो यहाँ पे हैं वहाँ पे नमाज अदा कर दी गई है। ताहम जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है यहाँ नौहट्टा में, वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे आज नमाज अदा हो पाएगी। तकरीबन 1:30 बजे वहाँ पे नमाज होती है। तो जो वहाँ सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। जो मज़ाफ़ाती एरिया हो या नौहट्टा मेन की हम बात करें तो वहाँ पर हल्की नौयत की पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। सुबह से ही लोगों की नकल हमल को पूरी तरह से रोक दिया गया था। अगर हम वादी के बाकी अजलाओं की हम बात करें तो बाकी अजला में भी आज हालात कुछ ऐसे ही रहे। कुछ जगहों पर दफ़ा 144 नाफिज रहा और कुछ जगहों पर जो इंतनाई अहकामात जारी रहे। कुल मिला के देखें तो सरकार को खदशा रहता है कि जुमे के रोज़ जो बाद नमाज जुमा जो एहतजाजी मुजाहरे होते हैं अक्सर यहाँ पे, तो उनके चलते ये इक़दाम उठाए गए हैं। हालांकि अभी कुछ इलाकों से हमें ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जहाँ पे एहतजाज हुए हो या एहतजाजी मुजाहरे हुए हों। ताहम अक्सर ये एहतजाजी मुजाहरे जो नमाज जुमा के बाद होते हैं और शाम तक फिर ये चलते रहते हैं। तो अगर हम दूसरी ओर अगर हम इंटरनेट के हवाले से बात करें या टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना इस टाइम यहाँ करना पड़ रहा है। आज 60 दिन मुकम्मल हो गए यहाँ पे, यानी 2 महीने पूरे मुकम्मल हो गए यहाँ पे, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पूरी तरह से यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। हालांकि लैंडलाइंस को रेस्टोर कर दिया गया था, ताहम लैंडलाइंस उतने लोगों के पास है नहीं और मोबाइल फ़ोन के ठप होने की वजह से जो खास जिनको तकलीफ होती है वो यहाँ के स्टूडेंट्स और ताजिर हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से उनको फॉर्म फिलअप करने में या ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल वगैरह होते हैं उनको हासिल करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा फॉर्म्स भरने के लिए या एडमिशन्स लेने के लिए कई पेरेंट्स जो हैं यहाँ से अपने बच्चों को रियासत के बाहर ले गए और वहाँ इंटरनेट की सुविधा उन्होंने हासिल की और वहाँ से वो जो फॉर्म वगैरह भर पाए। तो कुल मिला के देखें तो हालांकि एक अंदेशा ये था कि एक उम्मीद ये थी कि कुछ दिनों में शायद BSNL का जो पोस्ट पेड है उसको रेस्टोर कर दिया जाए। ताहम 27 सितंबर के बाद वो उम्मीद भी कम होती नज़र आई और 27 सितंबर के बाद ये देखा जा रहा है कि शायद कुछ देर और लगे मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट को रेस्टोर होने में यहाँ पे। लेकिन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। ताजिर अपना GST नहीं भर पा रहे हैं, ताजिर अपने टैक्सेस नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद नहीं है इस टाइम। जी जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस जानकारी के लिए। तफसील से आपने आज की पूरी जानकारी दी, किस तरह की दिक्कतें और मसाइल कश्मीर की आवाम को है। लेकिन जुमे के पेश नज़र जो है वहाँ फौज भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती ताकि कोई जमावड़ा न हो और कोई किसी तरह का एहतजाज
न हो। और आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का जल्द हल निकाला जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के जज्बात को समझते हैं। इस मामले की अगली समाअत 18 अक्टूबर को है। संत रविदास मंदिर को लेकर जहां एक और घमासान मचा हुआ था, वहीं अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने समाधान का भी रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तमाम पक्षकार अटॉर्नी जनरल के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी हैं। सर, क्या माना जाए, फिलहाल ये पूरा फैसला कहीं ना कहीं एक विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन एक बड़ी हल आप लोगों की याचिका पर और राजेश जी की याचिका पर। करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता, उनकी भावनाओं को नहीं ठुकरा सकता है। ये न्याय के सबसे बड़े मंदिर में आज संदर्भित की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये माना गया कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का हक किसी संस्था को नहीं है। जिस तरह हमारे संविधान में हमें पूजा का हक है, हम लोगों ने जो रिट दायर की थी उसको उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ बैठकर मिलजुल कर हम मंदिर को बनाएंगे। और हमें ये विश्वास है, क्योंकि उनके ऊर्जा है, उनकी जो आभा है, जो उनकी चरण रज है संत रविदास की, वो स्थान पर थी। उसी स्थान पर मंदिर बनेगा और पूरे देश विदेश के अंदर जो करोड़ों अनुयायी आंदोलनरत हैं उनके दिलों में एक शांति पहुंचेगी। और वो लोग जिन अधिकारियों ने संत रविदास जी की प्रतिमा को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, क्योंकि उस तरह का आदेश नहीं था, जैसा हमारे राजेश भाई ने भी हमारे साथ मिलकर एक रिट दी है, वो भी जेल के शिक्षों के अंदर होंगे, ताकि करोड़ों लोगों की आस्था तोड़ने का काम दूसरी बार कभी हो नहीं सके। राजेश रेलोटिया जी, आपकी अवमानना याचिका थी, अधिकारियों की बात सामने आई, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोड की तरफ दिख रहा है, तो क्या वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग आगे भी करेंगे? हम सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आज जिस तरीके से करोड़ों गुरु रविदास जी के जो अनुयायी हैं उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए जो रिस्पेक्ट कोर्ट ने शो की, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के साथ में बैठकर हम लोग एक एमिकेबल एक सॉल्यूशन निकालें और वहाँ पर किस तरीके से मंदिर बनाया जा सकता है और उसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, और जो ठेस पहुँची है, जो जख्म हमारे दिलों के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर हुआ, उसके ऊपर किस तरीके से मरहम लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कोर्ट ने आदेश किया है कि हम लोग बैठें अटॉर्नी जनरल के साथ में और उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें। जिस तरीके से डीडीए ने जिस तरीके से गलत इंटरप्रेट करके कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने जो कदम उठाया, वो सीधे तौर पे हमारे दिलों के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर उन्होंने तीर चढ़ाया है, जख्म किया है, और उसकी सजा डीडीए के अधिकारियों को मिलनी चाहिए। ये भी हमारी मांग आज कोर्ट के साथ में थी। ठीक है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि तमाम पक्षकार आपस में बैठकर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल जो पक्षकार हैं उनके साथ इस समस्या का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी की आस्था पर आघात करना उनका अधिकार या उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या मामले पर मुस्लिम फरीक की जानिब से वकील राजीव धवन दलीलें पेश कर रहे हैं। अदालत में अपनी बात रखते हुए राजीव धवन ने कहा कि हिंदू फरीक इस मामले पर कहानी बना रहा है। उनके बयानों में तजाद है और वो ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वहां मस्जिद बनाई गई थी या नहीं। मस्जिद किसने बनवाई थी, इस पर भी उनमें एक राय नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि दोनों के फरीकैन की सरगर्मियों को पेश नजर रखकर अदालत इस केस का निपटारा करे। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा किया गया, लोगों के जज्बात को मजहब के नाम पर उकसाया गया, रथ यात्रा निकाली गई, हत्ता के दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। राजीव धवन ने अदालत से गुजारिश की कि वो तमाम बातों को पेश नजर रखे। और दिल्ली में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हज जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों से मुताल्लिक जानकारी दी। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए
फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार आज़मीन के लिए ई वीज़ा की भी सहूलत मैसर होगी। 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स की जगह इस मरतबा 22 पॉइंट्स होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी एक एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया जाएगा। नकवी ने कहा कि मीटिंग में केरल का मामला भी जेर बहस आया, मगर इस सिलसिले में कोई फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हज कमेटी इस बार हेल्पलाइन सेंटर भी शुरू करेगी। वहीं उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर 10 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। 2020 यानी कि हज 2020 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हज 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी और हमारी कोशिश होगी कि हज 2020 100% डिजिटल और ऑनलाइन हो। हज के वीज़े को भी ई वीज़े की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीज़े की सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए हमने पिछली बार जो पोर्टल तैयार किया है, 1 नवंबर से उनके पोर्टल को भी उनके जो आवेदन है उनको पोर्टल पर लोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक जो हज ग्रुप ऑपरेटर्स हैं वो पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशंस को लोड करेंगे और 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हज यात्री सऊदी अरब हज यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सुविधा दी गई है। पिछली बार 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री गए थे। हज कमेटी ने हमारे विजयवाड़ा के हमारे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो हम और भी तमाम संसद सदस्यों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के लिए एक एम्बार्केशन पॉइंट की बात करी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार नया एम्बार्केशन पॉइंट होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर के मगरबी हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चा नामजदगी के वक्त बीजेपी के मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी फडणवीस के साथ मौजूद रहे। पर्चा नामजदगी के बाद वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं उन्हें नागपुर से आवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मेरा नामांकन अर्जा दाखिल किया है। आदरणीय गडकरी जी हमारे साथ में अर्जा दाखिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र की जनता का, नागपुर की जनता का हमें आशीर्वाद है। छत्रपति शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है और मेरा विश्वास है पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में जो कार्य हुआ है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक सकारात्मक लहर है, इसके चलते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, ये जो हमारी एक बड़ी युति है, ग्रैंड अलायंस है, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। एक रिकॉर्ड जीत हम हासिल करेंगे। बड़े पैमाने पर हम लोग महाराष्ट्र में भी सीटें जीतेंगे और नागपुर जहां से मैं लड़ रहा हूं, शहर की 6 और जिले की 6, ऐसे 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर है। सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में 150 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन मुंबई के घाटकोपर से बीजेपी के मेंबर असेंबली रहे प्रकाश मेहता का टिकट कट गया है। प्रकाश मेहता बीजेपी से 6 मरतबा रुकन असेंबली रह चुके हैं। उनकी जगह घाटकोपर असेंबली हल्के से पराग शाह को टिकट दिया गया है। पराग शाह को उम्मीदवार बनाए जाने से प्रकाश मेहता के हामियों में नाराजगी पाई जा रही है। प्रकाश मेहता के हामियों ने मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की।